हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या बेटा आपने कभी सोचा है कि आप जितने भी मेटल्स आप देख रहे हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, आयरन हो, यूरेनियम हो, थोरियम हो, जो भी हो, ये जितने भी मेटल्स देख रहे हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये जितने भी मेटल्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं, इन मेटल का यूज़ क्या है, कभी आपने सोचा है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं जो मेटल्स हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, ये जो मेटल्स हैं वो कैसे कैसे हमें मिलते हैं, इनकी डिस्कवरी कब शुरू हुई, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 4, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्लास 12th में हमको जानना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या हैं, कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले बेटा आपको जानना पड़ेगा कि जो पीरियोडिक टेबल होता है वो क्या होता है। सोचो बेटा, आप जब क्लास नर्सरी में थे तो आपको टेबल लिखने के लिए, काउंटिंग नंबर लिखने के लिए सादा पेज भी दिया जा सकता था, लेकिन आपको सादा पेज नहीं दिया जाता है, लाइनिंग वाली कॉपी नहीं दी जाती है, आपको एक स्पेशल कॉपी दी जाती है जिसमें बॉक्सेस बने होते हैं। क्लास नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के स्टूडेंट को एक कॉपी दी जाती है मैथ में काउंटिंग नंबर लिखने के लिए, टेबल लिखने के लिए, उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं। तो वो बच्चा जो है उसमें टेबल लिखता है या फिर काउंटिंग नंबर लिखता है, वो सादी कॉपी में भी तो लिख सकता है। उसको वो बॉक्सेस वाली कॉपी क्यों दी जा रही है? क्योंकि अगर वो सादे पेपर पे काउंटिंग नंबर या टेबल वगैरह कुछ भी लिखता है तो लाइन खींचना पड़ेगा, हो सकती है लाइन टेढ़ी हो जाए, या हो सकता है दो नंबर्स को आपस में बिल्कुल चिपका के लिख दे, या हो सकता है एक नंबर यहाँ तो दूसरा काफ़ी गैप के बाद लिख दे। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए जो छोटे बच्चों को मैथ की कॉपी दी जाती है वो बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें उसको आसानी होती है। एक बॉक्स में एक ही नंबर लिखना है तो उससे क्या होता है कि उसको इजी होता है लिखना और टीचर को इजी होता है कॉपी चेक करना। वो सेम डिस्टेंस पे, सेम गैप पे सारे नंबर्स को आसानी से लिख सकता है। सेम वही चीज़ पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट है। पीरियोडिक टेबल क्या है? इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये जो है, जो डिफरेंट एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है उसी का अरेंजमेंट होता है। पीरियोडिक टेबल आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मेरे पास एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल है जो कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको, ये है पीरियोडिक टेबल। ये जो साइड के दो इस तरह से कॉलम बने हुए हैं ना, इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है। इस साइड जो खाली पड़ा है ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए जो खाली पड़े हुए। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं खाली पड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। देख लो बेटा, आपको दिख रहा है काफ़ी छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं। तो ये जो खाली बॉक्सेस पड़े हैं ना, दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो बीच में है आप देख सकते हो लिखा भी होगा डी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे जो दो लाइंस होती हैं उसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आप मार्केट में चाहो तो पीरियोडिक टेबल खरीद भी सकते हो, छोटा भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है, उससे देखने में आसानी होती है। जितने भी एलिमेंट हुए हैं, डिस्कवरी जिनकी हुई है, उनको आपको देखने में आसानी होता है, उनके बारे में स्टडी करने में आसानी होता है। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भाई आपको एक पीरियोडिक टेबल आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप सारे नंबर्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनकी वैलेंसी, सिंबल, ये सारा कुछ आसानी से याद कर लें। और बेटा आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30, कम से कम 1 to 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, उनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। इतने में आपका जो क्लास 12th है वो आसानी से पास हो जाओगे आप, ठीक है।
वैसे इससे ज़्यादा आप जितना याद कर सकते हो याद कर लो, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन क्या है बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आपने अभी पीरियोडिक टेबल देखा, पीरियोडिक टेबल अगर आप देखते हो तो एक ही साथ जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है सबको हम लोग एक साथ एक पेज पे आसानी से देख सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल जब आपने देखा तो उसमें आपने देखा कि जो फर्स्ट के 2 कॉलम्स इस तरह बने हुए हैं उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जो बिल्कुल साइड में राइट साइड में बने हुए हैं दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, बीच में जो है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, और बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के नीचे बना हुआ है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आज हम लोग को ना बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters the D subcell. The general electronic configuration of D block element is n-1 D1 to 10 ns2 where n is outermost cell. Also the element of group 3 to 12 is called D block element. कुछ समझ आई बेटा? बात नहीं समझ आई? देखो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में उनके प्लेस के आधार पे, उनकी जगह के आधार पे डिफाइन करें तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 3 से 12, आप अगर पीरियोडिक टेबल देखते हो तो देखिएगा ग्रुप नंबर 3 to 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन सेल और सब सेल। जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के पास, उनको सेल और सब सेल में अरेंज करना ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। आई बात समझ में? जो भी एलिमेंट है उनके पास फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सेल और सब सेल में अरेंज करके अच्छे से रखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब सेल को ना हम लोग KLMNS इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और सब सेल SPDF, दिस इज सब सेल, और इसी को ब्लॉक भी बोला गया है। अरे बात समझ में? तो जो KLMN ये सारी चीज़ें हैं वो क्या हो गई, सेल हो गई, और SPD और F ये जो है क्या हो गए, हमारे सब सेल हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा K जो होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा 2n²। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज 2n²। मान लो हमारे पास पहला सेल है K, पहला सेल है तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 1 का स्क्वायर यानी 2। दूसरा सेल है हमारा L, दूसरा सेल है ना, तो 2n की जगह आप 2 रख लेंगे, 8। M तीसरा सेल है तो 2 3 का स्क्वायर यानी 18। इस तरह से जितने भी सेल हैं उन सब में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, एंड फार्मूला इज 2n²। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 सब सेल होते हैं, इन्हीं को हम लोग सेल बोलते हैं बेटा, सेल। उसके बाद हमारे पास 4 सब सेल होते हैं। उसी सब सेल को ऑर्बिटल भी आप कह सकते हो, उसी को हम लोग ब्लॉक भी बोलते हैं बेटा। मतलब समझने वाली बात है, अगर आप समझो तो जो S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है, इसी को हम लोग सब सेल भी कह सकते हैं या फिर ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो S ब्लॉक होता है या जो S सब सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2। फिर P, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। फिर D, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10।
और फिर F, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। ये हमारे ब्लॉक हैं या सब सेल हैं। आई बात समझ में? ये जो है KLMNPQR ये सारे सेल होते हैं, और ये SPDF जो होते हैं सब सेल होते हैं, उसी को हम लोग ब्लॉक कह रहे हैं। अब S जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके पास ऑर्बिटल कितने होते हैं? देखो बेटा, ऑर्बिटल जो होते हैं ना उसको हम लोग जनरली रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं। जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम लोग जनरली रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं। तो S के पास, S जो होता है इसके पास एक ही ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। दोनों का जो स्पिन का डायरेक्शन होता है दैट इज अपोजिट। एक अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। P के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह के 3 बॉक्सेस होते हैं। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, जो ऑर्बिटल्स है वो 3 है। अब हर ऑर्बिटल में पहले वो ऐसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, फिर डबल होते हैं। D के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके पास जो है 5 बॉक्सेस होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहले सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। अफबाऊ प्रिंसिपल यही कहता है कि पहले सारे में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और फिर जाके सबको हम लोग डबल कर देंगे। 7 1 2 3 4 5 6 7 पहले सिंगल और फिर जाके डबल, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो ये KLMN जो है बेटा, इन्हीं को हम लोग सेल बोलते हैं। SPDF जो होता है उसको हम लोग सब सेल बोलते हैं। और ये जो बॉक्सेस टाइप फिगर बने हैं दैट इज ऑर्बिटल। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो F ब्लॉक एलिमेंट है, P ब्लॉक एलिमेंट है, D ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय हम लोग केवल सब सेल को दिखाते हैं, जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ जो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वो पावर के रूप में रहता है। H2 ऐसे लिखते हैं, P के पावर 6 ऐसे लिखते हैं, D के पावर 10 और F के पावर 14 इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो बेटा। अगर आप क्लास 12th को स्टूडेंट हो तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है बेटा तो इसके लिए जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ते हैं, क्लास 11th को मस्ती करते करते बिता देते हैं और उनको क्लास 12th में फिर दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में अगर आप पढ़ोगे नहीं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका 12th में क्लियर नहीं हो पाएगा और फिर पूरा साल बीत जाएगा, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर ही नहीं होगा। इसलिए बेटा थोड़ी सी 11th की बातों को रिमाइंड कर लीजिए, उसके बाद क्लास 12th स्टार्ट करिए। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हो तो वो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि आपको क्लास 11th में बताया जा चुका है। ठीक है, नहीं बताया जा चुका है तो आप यहाँ पे सीख लीजिए। ठीक है, फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा क्लास 11th की बुक लेकर के एक बार ज़रूर देख लीजिए, चीज़ों को फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, ताकि यहाँ पर क्लास 12th में जो D ब्लॉक एलिमेंट है, F ब्लॉक एलिमेंट है, इसको समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। तो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12, देख लो बेटा, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। 3 से लेके 12 तक के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर डी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, ये देखिए। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं इन विच, जिसमें द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, जो लास्टवा इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में इंटर करता है, इंटर द डी सब सेल, डी सब सेल में जाता है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो ऐसा होता है n-1 d 1 to 10 ns2। देखो बेटा एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये n है और ये n-1 है। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हो तो n की जगह अगर आपका मान लीजिए 7 आ गया, 7s2 हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 7s2 भी हो सकता है, या फिर
जो है 1 और 2 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1 to 10 लिखा गया है ना, यहाँ पे आपने लिखा है ना 1 to 10, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 और 2, 1 और 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, या केवल S2 भी लिख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे ना बेटा 1 और 2 कर दो, ऐसे 1 और 2 कर दो, ठीक है। 1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा NS, यानी मान लो N की जगह हमने रख लिया 7, तो 7 या तो 1 होगा या तो 7S2 होगा, यही दो ऑप्शन बनेंगे आपके पास। अब N-1, N की वैल्यू 7 है, तो ये जो N-1 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 होगी। 7 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 6 होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 6D⁻1 to 10। आई बात समझ में। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ता है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट, तब जा करके उसको जो है हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अगर ऐसा उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है देन इट इज़ नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को इस तरह से डिफाइन करेंगे, और पीरियोडिक टेबल में उनके प्लेस के आधार पे जो 3 to 12 ग्रुप में एलिमेंट हैं उनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये क्या है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो गया। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने बार बार कहा है और हमेशा कहती हूँ, आगे भी कहूँगी कि आप जब भी पढ़ने बैठो कॉपी और पेन लेके बैठो। जितने भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो तो भाई दिख रहा है कॉपी लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्हें मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए। मैंने पहले भी कहा है कि जितनी चीज़ें कोई भी टीचर बोल देता है उतनी चीज़ें वो लिख कर नहीं बताता है। तो जो चीज़ें हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं वो तो ठीक है, आपको नोट्स बन गया, बना बनाया नोट्स मिल गया, लेकिन जो चीज़ें हम लोग नहीं लिखते हैं, हम लोग बोल के ही निकल जाते हैं, उस चीज़ को बेटा आप नोट कर लीजिए। बड़े काम की चीज़ें होती हैं ये, ठीक है ना बेटा। चलो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला हमारा टॉपिक है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है बेटा, पढ़िए। A transition element is defined as an element which has incompletely filled d orbitals in its ground state or any one of its oxidation state। आ रही बात समझ में। देखिए, a transition element is defined as an element which has incompletely filled d orbitals। यहाँ पे ना बेटा ये इन नहीं रहेगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। बात को समझिएगा, सारा डिफिनीशन यही लिखा हुआ है। देखो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, जो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अब उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आते हो, ठीक है, आप उनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, या कहा जाए कि एन एलिमेंट विच है इन, मतलब उनका जो डी ऑर्बिटल्स होता है, जो देखिए कहने का मतलब ये है ना बेटा कि डी ब्लॉक एलिमेंट तो सारे हो गए जो ग्रुप नंबर 3 से 12 के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ठीक है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि किस एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है और किस एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट फिल्ड है। अब कंप्लीटली फिल्ड का मतलब हो गया ना D⁻10। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब हो गया कि जो डी है डी का पावर 10 आना चाहिए, तो वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अगर डी का पावर 10 नहीं आता है, 1 2 3 4 9 तक जाता है, तो वो फिर उसका जो डी ऑर्बिटल होगा वो इनकम्प्लीट होगा। तो जिस एलिमेंट का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फिल्ड होता है वैसे एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा,
जिस एलिमेंट का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है वैसे एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हो तो जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखा उसमें अगर डी ऑर्बिटल है और वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो फिर वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा वो डी ब्लॉक तो है ही, ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए। देयर आर 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग 4 सीरीज में बांटते हैं। अब देखो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट ये है, देखो क्यों, देखिए यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे है ना डी ऑर्बिटल, तो डी में हमने अभी बताया बेटा कि डी में 10 एलिमेंट होने चाहिए तो वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। 10 एलिमेंट नहीं रहेंगे तो वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा। यानी ये स्कैंडियम जो है उसका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है, इसलिए स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। आ रही बात समझ में? जो स्कैंडियम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि उसका जो डी ऑर्बिटल आप देख रहे हो उसमें 10 नहीं 1 इलेक्ट्रॉन है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट समझ आ गया। फिर आप देख सकते हो बेटा ये भी, यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल है लेकिन उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। तो जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फिल्ड होता है दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़े। अब चलो, अब आगे का टॉपिक है देयर आर 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट समझ आया, जिसका जो डी ऑर्बिटल हो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग 4 सीरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। 3D सीरीज ट्रांजिशन सीरीज होते हैं और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लगभग 10 एलिमेंट हैं इसमें। द एलिमेंट ऑफ स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए Zn इज़ कम्प्लीटेड। जो Zn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखेंगे उसमें जो डी ऑर्बिटल होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। यानी एक्सेप्शन आ गया ये, Zn जो होगा डी ब्लॉक एलिमेंट तो है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आ रही बात समझ में? जो Zn है उसका डी ऑर्बिटल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट फिल्ड है, इसलिए Zn जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको हम लोग कहते हैं बेटा 4D सीरीज। ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। द एलिमेंट ऑफ Y39 टू CD48, CD इज कम्प्लीटेड। इसका जो CD होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखेंगे तो जो डी ऑर्बिटल आएगा वो बिल्कुल कंप्लीट फिल्ड होगा, यानी डी का पावर 10 होगा, इसलिए वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर है? उसके बाद 5D सीरीज, इसके एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं बेटा? La57 एंड HF 72 टू Hg80, यानी 57 से लेकर के लगभग 80 एटॉमिक नंबर 80 तक के सारे एलिमेंट जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहला रहा है क्योंकि उनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट फिल्ड है, इसलिए। ठीक है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 6D सीरीज, द एलिमेंट्स ऑफ AC89 and RF104 to UAB112, इतने जो एलिमेंट हैं एटॉमिक नंबर 89 से लेके 112 तक, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अरे बात समझ में? क्लियर है सब कुछ? आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला जो
ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए Sc डी ब्लॉक एलिमेंट तो है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए, यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है इसका इनकम्प्लीट है। अब देखिए बेटा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AR d⁻³ 3d1 और 4s2। AR क्यों? क्योंकि AR जो है ना उसका नज़दीक वाला नोबल गैस है। आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये नियॉन, ये सारे एलिमेंट जो है ना इसको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। तो आर्गन का ना एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो देख लो 2, 2, 4, 10, यहाँ तक 18। यहाँ तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ तक के, उसको हमने AR लिखा, इसलिए कि जो AR होता है उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो देख लीजिए 10 और 8 18, 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है? आर्गन का, तो इसके बदले हमने आर्गन लिखा। ठीक है, और बच्चे क्या 3d1 4s2, तो हमने लिख दिया 3d1 4s2। ये बता रहा है कि ये जो है 3d और 4s2 मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये भी देखना है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर डी जो है इनकम्प्लीट है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। कॉपर देखते हैं बेटा, कॉपर 29 होता है, 10 और 8 यहाँ तक 18 हो गया, तो ये आर्गन हो गया 3d10 4s1, तो ये 3d10 हो गया 4s1 हो गया। तो यहाँ पर जो d है, d सबसेल जो है इसका, d ऑर्बिटल जो है उसका बिल्कुल कम्प्लीटली फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड है इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये 3D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये जो है 4D सीरीज़ का, ये जो है 5D सीरीज़ का और नीचे जो है 6D सीरीज़ का। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए क्रिप्टॉन लिखा गया है, तो देखिए ये 3d1 और 5s2 ये जो हैं क्रिप्टॉन 39, यहाँ पर ना बेटा 39 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 3p6 3d1 5s2 कुछ तो गड़बड़ है, देखूँ मैं 39 आ रहा है, 39 नहीं आ रहा ये ना बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं चेक कर लेती हूँ, इसको सही कर दे रही हूँ। 39 है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 होगा बेटा, 3d10 फिर यहाँ पे छूटा हुआ है 3d10, उसके बाद 4s2 p6 d1 और लास्ट में आएगा 5s2। गड़बड़ हो गया बेटा थोड़ा सा। अब देख लो इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए, 39 हो रहे हैं, 20 10 10 20 20 10 30 30 39। अब सही है बेटा, ये गलती था, इसको हमने करेक्ट कर दिया, सही हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिप्टॉन है इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 36, और ये 4d1 देखिए यहाँ पे 4d1 और 5s2, तो ये सारे जो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये पहला हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, आगे इसके बाद और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, सब कुछ आगे बढ़ा जाए अब। चलिए, नाउ द टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी हमने डिस्कस किया बेटा
ट्रांजिशन एलिमेंट इज दोज एलिमेंट हुज d ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट फिल्ड, जिसका जो d ऑर्बिटल्स होता है वो इनकम्प्लीट होता है, फिल्ड होता है, ऐसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है दैट इज n-1 d 1 to 10 and ns1 or 2. Electronic configuration of outermost cell of transition element is n-1 d 1 to 10 ns1 2. जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन n-1 d का पावर 1 to 10 होता है और n s का पावर 1 या 2 होता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, ऑल द ट्रांजिशन मेटल आर metals and there exist covalent bond and metallic bond in transition element. All the transition metals are metals and there exist covalent bond and metallic bond in transition element. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड बनता है वो मेटेलिक बॉन्ड होता है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए पहले ही बता दिया गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड होता है। इस वजह से उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं यानी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है दैट इज़ वेरी हाई फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से भी ज़्यादा होता है। फोर्थ, एटॉमिक रेडियस, द एटॉमिक रेडियस इज स्मॉलर देन द एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लार्जर देन द पी ब्लॉक एलिमेंट। जो एटॉमिक रेडियस होता है ना ट्रांजिशन एलिमेंट का वो एस ब्लॉक एलिमेंट से लार्जर होता है बट पी ब्लॉक एलिमेंट से लोअर होता है। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। The ionization enthalpy is high but in most cases lies between S and P block elements. ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो हाई तो होता है लेकिन लाइज बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, मतलब S ब्लॉक एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उससे ज़्यादा होता है लेकिन पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उससे लो होते हैं। क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ सीरीज एग्जिस्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट, हर सीरीज बना है ना, 4 सीरीज बने हुए हैं, हर सीरीज का फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर को छोड़ करके जितने भी अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स नहीं होती है। ये नहीं कि 2 3, कहीं +2, कहीं +3, कहीं +4, कहीं +5, +6, इस तरह से। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो फ्लोरीन का होता है। ठीक है। Chemical reactivity, most of the transition element are electropositive and displace hydrogen from dilute acid. Most of transition elements जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब वो मोर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी मोर रिएक्टिव है। नेक्स्ट, catalytic property, most of transition metals and their compound possess catalytic property। ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटलिक प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि कैटलिस्ट वो
सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उनका जो स्पीड होता है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है कलर। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट आर कलर्ड। ज़्यादातर ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनका जो डी ब्लॉक होता है दैट इज़ इनकम्प्लीट फील्ड। इस वजह से वो लाइट, एक स्पेशल कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और फिर उसको जब एमिट करते हैं तो वहाँ पे कलर शो होता है। यानी ज़्यादातर एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, वो कलर शो करते हैं, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो या फिर लिक्विड के फॉर्म में हो। नेक्स्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट Cu, कॉपर को छोड़कर, उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज़ नेगेटिव। और आपको जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया गया था उस समय बताया गया था कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो दैट इज़ मोर रिएक्टिव। इट मीन्स जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं एक्सेप्ट कॉपर, वो सारे, उन सारे के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नेगेटिव है, मतलब वो सारे मोर रिएक्टिव हैं। अब मोर रिएक्टिव है तो जब किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे ही करेंगे, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ट्रांजिशन एलिमेंट की, या आप कह सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट की, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट इज ऑल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गए। आप डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हो या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी कह सकते हो। क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? तो फिर आगे बढ़ा जाए। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग फिर से आगे बढ़ जाए। हो गया सबका? आगे बढ़ा जाए अब। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने अभी ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। अब हमको पढ़ना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट भी कंपाउंड बनाते हैं, तो कई सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन सारे कंपाउंड के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। वी हैव ओनली 2 कंपाउंड्स, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। These 2 elements we are discuss about। हम लोग बस इसी 2 कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सेकेंड वन इज पोटेशियम परमैंगनेट। फर्स्ट कंपाउंड इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला क्या है बेटा? K2Cr2O7। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसको हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से उसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए, पोटेशियम क्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टुगेदर, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर इज फॉर्म। आप इसको खुद भी लिख सकते हो बेटा, आप चाहो तो यहाँ पे बगल में लिख सकते हो, मैं लिख दूँ थोड़ा सा। व्हेन पोटेशियम क्रोमेट and sulfuric acid H2SO4 react together, K2Cr2O7 and K2SO4 and water is formed। ये इसका प्रिपरेशन हो गया कि जब हम लोग पोटेशियम क्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर इज फॉर्म। तो ये जो हमारा है ये मेन या प्राइमरी प्रोडक्ट है और ये सारे जो हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट हैं।
तो हमको क्या बनाना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम क्रोमेट किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। जब ये दोनों पोटेशियम क्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, देन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज फॉर्म एंड कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज। ठीक है। In this process, potassium dichromate crystals can be obtained by concentrating the solution and crystallization. यहाँ पर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको हम लोग क्रिस्टल्स के फॉर्म में कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन बाय कॉन्सेंट्रेटिंग द सॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, तब जाके जो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के हमको क्रिस्टल्स मिलेंगे। ठीक है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसका हम लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टल्स, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 669 केल्विन, इट इज़ स्टेबल इन एयर, ये जो होता है एयर में स्टेबल होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, द सॉल्युबिलिटी इज़ लिमिटेड, वाटर में जो होता है ये सॉल्युबल होता है। ठीक है। यूज़ क्या है इसका बेटा, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दूसरा, इट इज़ यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रोमियम कंपाउंड। जो क्रोमियम के कंपाउंड्स होते हैं उसको बनाने में एज अ रॉ मटेरियल हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये सारे यूजेस हो गए। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पहला है एक्शन ऑफ हीट। जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट, और ये क्रोमेट है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये पोटेशियम क्रोमेट है और ये केवल क्रोमेट है। क्लियर है। रिएक्शन कैसा होता है, तो ये रिएक्शन है बेटा। मैं बेटा बार बार आपको बता रही हूँ कि जो रिएक्शंस है ना बेटा, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं बता दूँ कि भाई ये चीज़ रिएक्ट करेंगे। हाँ, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बट यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है कि जब इस तरह के दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है। सेकेंड वन इज एक्शन विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड एसिड। जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट का कोल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है। देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि कोल्ड है, यानी उसको हम लोग गर्म नहीं करेंगे, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दे रहे हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट और वाटर, इस चीज़ का फॉर्मेशन होगा। एक्शन विथ हॉट एसिड, यानी इन दोनों को मिक्स करके हम लोग उसको हीट कर देंगे तो हॉट एसिड हो जाएगा। बनेगा पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम ट्राई सल्फेट, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस बनेगा। एक्शन ऑफ अल्कली, यानी किसी बेस के साथ उसका हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो किस तरह से करेगा, ये इस तरह से रिएक्शन करेगा। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। इन न्यूट्रल और इन एसिडिक सॉल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज एन एक्सलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्रोमेट गेट्स रिड्यूस टू क्रोमियम। ये हो गया हमारा क्रोमेट 14H+6E। तो ये बेटा ना आपको याद रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इतने ज़्यादा रिएक्शंस हैं बेटा कि यहाँ पे लिख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बेटा यहाँ पर आप बुक की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बहुत ज़्यादा हैं और सारे को यहाँ पे लिख पाना, एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बेटा आप बुक की हेल्प ले सकते हो। बुक में ढेर सारे रिएक्शंस दिए हैं, आप उन सारे रिएक्शन को याद कर लीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अभी हम लोगों को इसके बाद जो है नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ना है पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर है। तो ये बेटा कुछ जैसे कहा जाए ना, कुछ कोई फार्मूला बेस्ड नहीं है कि हमने ये फार्मूला बता दिया तो ये हो गया, ये फार्मूला बता दिया तो ये हो गया। ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है, आपको याद रखनी पड़ेंगी। आ रही बात समझ में? कहा जाए तो रटने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, कंप्लीट है। तो इसका जल्दी से आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हो गया इसका, आगे बढ़ा जाए अब। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेशियम परमैंगनेट। इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने अभी ट्रांजिशन एलिमेंट के एक कंपाउंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में स्टडी किया। अब जो है हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज़ ऑल्सो कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी बेटा मैं यही कहूँगी कि आप अगर थोड़ा सा बुक से हेल्प ले लें तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा दी गई हैं बुक में, और सारी चीज़ों को यहाँ पे बोर्ड पे लिख पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि थोड़ा सा बुक का हेल्प ले लीजिए। फिर भी यहाँ पर जितने इम्पॉर्टेंट टाइप के हैं वो सारा हमने लिखा हुआ है। अगर आप बुक नहीं रखे हैं, बुक की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सफिशिएंट हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, द फार्मूला इज़ KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का जो फार्मूला होता है वो KMnO4 है। प्रिपरेशन, इसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय मैग्नीज डाइऑक्साइड और पाइरोलूसाइट मिनरल। उसको हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं या पाइरोलूसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, बाय, अब यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है कि ये पाइरोलूसाइट है या मैग्नीज डाइऑक्साइड है। उसको हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी पाइरोलूसाइड जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेजेंस ऑफ एयर में रिएक्शन करता है। और फिर क्या होता है, पाइरोलूसाइड जो है ये सॉलिड के फॉर्म में है। ये क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो जाता है। जो पोटेशियम मैग्नेट जो है वो ग्रीन कलर कंपाउंड है, ग्रीन कलर्स का होता है, साथ में वाटर भी फॉर्म होता है। एंड पोटेशियम मैग्नेट, यानी ये जो पोटेशियम मैग्नेट है, अभी हमको पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है और हमारे पास बना क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट को फिर से हम लोग Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं एंड पोटेशियम मैग्नेट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम परमैंगनेट बाय, आप चाहो ना बेटा तो यहाँ पे बाय द रिएक्शन, यहाँ भी लिख सकते हो बाय द रिएक्शन, क्योंकि नीचे हम लोग रिएक्शन ही ना लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट को हमने क्या किया है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिया, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 स्टेप में पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन होगा। ये पहला स्टेप है एंड दिस इज सेकेंड स्टेप। क्लियर। अब जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग बना लेते हैं, उसका प्रिपरेशन कर लेते हैं, देन आता है उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। पहला, KMnO4 इज पर्पल कलर क्रिस्टल, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 523 केल्विन। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये बैगनी रंग का यानी पर्पल कलर का क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 523 केल्विन। ठीक है, उसके बाद एक्शन ऑफ हीट, यहाँ से ना बेटा केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हो जा रही है। एक्शन ऑफ हीट, जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। आप इसको लिख सकते हो, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट इज हीटेड, पोटेशियम मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म। आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। तो जानते हो बेटा, पेपर में आता है कि ऐसा एक रिएक्शन लिखिए जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी शो होती हो, तो आपको उसमें रिएक्शन लिखना पड़ता है। तो हियर रिएक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
पहला है ऑक्सीडाइज एक्शन ऑफ हीट, ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम, इन तीनों में। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देन पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, वाटर एंड ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू बॉर्न ऑक्सीजन इज फॉर्म। तो ये एसिडिक मीडियम का रिएक्शन हो गया। दिस इज बेसिक मीडियम में किस तरह से रिएक्ट करता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मैग्नेट, वाटर एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म। न्यूट्रल मीडियम में किस तरह से रिएक्शन करता है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये न्यूट्रल मीडियम में किस तरह से रिएक्शन करता है, एसिडिक मीडियम में किस तरह से रिएक्शन करता है, बेसिक मीडियम में किस तरह से रिएक्शन करता है, ये आपको जो रिएक्शन है वो याद होना चाहिए। क्योंकि पेपर में ना बेटा ये नहीं पूछता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखिए, ये पूछा जाता है कि आप 2 ऐसे रिएक्शन लिखिए या एक ऐसा रिएक्शन लिखिए जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट, ये शो हो जाए। तो आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें इसमें शो होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ KMnO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का जो है यूज़ कहाँ कहाँ होता है, देखिए इट इज़ यूज्ड इन एन ऑक्सीडेंट, इट इज़ यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट अगेंस्ट द जर्म, जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए डिसइंफेक्टेड अगेंस्ट द जर्म के खिलाफ, कीटाणुओं के खिलाफ इसको हम लोग उन कीटाणुओं को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग वेल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो वेल यानी कुआं, आजकल तो कुआं देखने को भी नहीं मिलते हैं, जो पुराने ज़माने में कुआं होते थे उसके पानी को जो है पीने के लायक बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस साल्ट, जो फेरस साल्ट होते हैं उसके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका जो होता है यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो था ट्रांजिशन एलिमेंट या आप कहोगे डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ कंपाउंड थे, जो पोटेशियम परमैंगनेट है और एक अभी हमने डिस्कस किया पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड भी हो सकते हैं या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ग्रुप नंबर 3 to 12 के जितने भी एलिमेंट हैं ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट। उसमें जो डी ऑर्बिटल फुल है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ, बट डी ब्लॉक का तो एलिमेंट है ना। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो दोनों कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड भी हो सकते हैं एंड ट्रांजिशन एलिमेंट के भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो लगभग यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। अब हम लोग जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी बेटा कि आप जितने भी लोग पढ़ने वाले हो जल्दी से एक पेन और कॉपी लेकर बैठो बेटा। मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठिए एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि मैं जो जो बातें बोलूँगी उसको आप नोट करते चलिएगा। सारी बातें तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग बोल जाते हैं, लिखवाते नहीं हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते चलिए। बाकी जो हमने लिख रखा है वो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो, और बाकी आपको नोट्स के लिए ज़्यादा दिक्कत झेलना नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और आज का जो हम लोग टॉपिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट, आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना है पिछले वीडियो में, या चलो मैं आज भी दिखा देती हूँ, देखती हूँ पीरियोडिक टेबल आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ी सी रफ में एक पीरियोडिक टेबल। देखो बेटा, ये रहा पीरियोडिक टेबल, देख लीजिए। फिलहाल हमारे पास एक बुक है, इस बुक में आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो। ये जो साइड में ब्लैंक पड़ा हुआ है दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। मतलब पीरियोडिक टेबल का जो शेप है बेटा यही है, इतना इसका शेप है, ठीक है। ये पूरा जो है देख लो बेटा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया हुआ है। ये जो 2
आपको ग्रुप दिख रहा है ना, ब्लैंक पड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये साइड में देखिए, दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड ये जो बीच में दिख रहा है ना बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा, दिस इज कॉल्ड, देखो ऊपर लिखा भी होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बारे में सारा डिस्कशन हो चुका है पहले वीडियो में। आज हम लोग ये जो लास्ट के दो है ना, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो एक बात बताओ बेटा, आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, ठीक है, यहीं पे देखते हैं क्योंकि जगह तो है नहीं यहाँ बनाने के लिए। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, आप ये बताइए कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसको हमने दो सीरीज में बांटा हुआ है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ठीक है, इनको हम लोगों ने यहाँ पे क्यों नहीं रखा है? क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो हमारा यहाँ पूरा खत्म हो गया, ये नीचे दो लाइन क्यों रखे गए हैं? क्यों इनको अंदर पीरियोडिक टेबल में नहीं इंक्लूड किया गया है? क्या रीजन है बेटा, बताइए। कभी आपने इसके बारे में सोचा है? आपने कभी पढ़ा भी होगा, 10th में तो पीरियोडिक टेबल है, फिर 11th में भी कुछ आपने पढ़ाई होगा, तो आपने कुछ तो सुना होगा, आपके जो भी टीचर्स हैं आपको कुछ तो बताए होंगे कि भाई क्यों जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इनको हम लोग नीचे क्यों रखें, पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसके नीचे जो दो लाइन खींचे गए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट को रखा गया है, क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो अदर एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करता है। आपने पढ़ा होगा, एक ग्रुप में, ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल में, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 18 ग्रुप्स हैं, और किसी भी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल तो नहीं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच करती हैं। किसी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तभी उन सारे एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा गया है। लेकिन ये जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अदर एलिमेंट्स से मैच नहीं करती है, इसीलिए इनको जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें नहीं रखा गया है। इनको अलग से नीचे दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके इसको रखा गया है। ठीक है, तो बातें समझ आई कि इनको जो है मेन जो हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी और ये जो एफ ब्लॉक यानी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है, इसलिए इनको पीरियोडिक टेबल से अलग हटा करके नीचे दो लाइन में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसको हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए, एफ ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं, दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू n-2 f ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आता है ना बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? The arrangement of electron in cell and subcell is called electronic configuration. जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सेल और सबसेल में अरेंज करना ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताई गई है कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज इंटर्स इनटू n-2 f ऑर्बिटल्स। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज n-2 f ऑर्बिटल्स में इंटर करता है। ऐसे एलिमेंट को, कोई भी एलिमेंट हो, उसका आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं और उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो n-2 f ऑर्बिटल में जाता है, इंटर करता है, तो फिर वैसे एलिमेंट को हम लोग कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? चलिए उसके बाद आते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक जब एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था तो डी ब्लॉक एलिमेंट को एक और नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सेम उसी तरीके से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट।
अब ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट 3 ऑर्बिटल्स, लास्ट के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं n-2f, n-1d एंड ns are incompleted are called inner transition element, जिसका ना लास्ट के जो 3 सब सेल्स होते हैं, लास्ट के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको हम लोग ns, n-1d और n-2f, ये जो होते हैं ना इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब हो गया F में 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, D में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और S में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये नहीं होते हैं। जो F होता है उसके बाद बेटा n की वैल्यू मान लीजिए हमने 7 रखा, तो n-1 ये 6 होगा और ये जो होगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह का देखिए, ये n हो गया, ये n-1 हो गया, 7 में से 1 माइनस किया 6, और ये जो है n-2 हो गया। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और F जो है वो D में 10 और S में 2, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब वो इनकम्प्लीट होता है। तो वैसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसके लास्ट के 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीटेड होते हैं। ठीक है? उसके बाद एक चीज़ और बेटा, आपने पहले ही पढ़ा है कि जो हाफ फिल्ड वाले एलिमेंट होते हैं और जो कंप्लीट, जैसे मान लीजिए डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? और डी का अगर हाफ कर दिया जाए तो डी 5 हो जाएगा, है ना? तो ये जो हाफ फिल्ड होते हैं और जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है ये बहुत हाई होती है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसी तरीके से F14 होना चाहिए और इसका हाफ F7, इन दोनों की एनर्जी भी काफ़ी हाई होती है, मोर पावरफुल होते हैं। रदर देन जैसे D9 है उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, D6 है उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, D5 से भी, क्योंकि डी हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं ना उनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है, F में, D में या S में, सभी में। और ये मोर स्टेबल हो जाते हैं। जो हाफ फील्ड एलिमेंट्स होते हैं, फुल फील्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है? यानी अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं आपके पास, एक है A और एक है B, इसके आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना बेटा, मान लीजिए इस तरह का आ रहा है और इसका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह का आ रहा है। तो फिर आपको बताना है कि कौन मोर स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है, कौन ज़्यादा अस्थाई है और कौन कम अस्थाई है। तो ये हाफ फील्ड है ना, D अगर 10 है तो फुल हो गया, हाफ फील्ड है ये, तो ये मोर स्टेबल है, B इज मोर स्टेबल देन A। अरे बात समझ में? इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इससे भी कम होगी इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी इससे भी कम है, इससे भी कम है। जो हाफ फील्ड होते हैं और जो फुल फील्ड एलिमेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है? सेम वही प्रोसेस मान लीजिए F वाले केस में हम लोग देख ले। मान लीजिए X एंड Y 2 एलिमेंट है, लेट अस सपोज X एंड Y 2 एलिमेंट्स, इट्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6f12 एंड दिस इज 6f7 विच इज मोर स्टेबल। कौन इसमें जो एलिमेंट है मोर स्टेबल है? दैट इज Y जो होगा ना, ये दिस इज मोर स्टेबल एलिमेंट बिकॉज इसकी जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है F का पावर जो है 7 है, यानी वो हाफ फील्ड है, कंप्लीट तो नहीं लेकिन हाफ फील्ड है। तो इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज मोर देन दिस, इसकी एनर्जी से ज़्यादा होगी, इसलिए वो मोर स्टेबल हो गया और यह जो है लेस स्टेबल हो गया। आई बात समझ में? तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का गेम है बेटा। ठीक है? आगे बढ़ा जाए अब। चलिए, तो F ब्लॉक एलिमेंट आपको क्लियर हो गया कि जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा n-2 F ऑर्बिटल में इंटर करता है, उसको हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्लियर हो गया, जिसके लास्ट के 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट्स होते हैं। जब उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लास्ट के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज इनकम्प्लीटेड, हाफ फिल्ड तो नहीं कहेंगे, इनकम्प्लीटेड कहेंगे। ठीक है? उसके बाद आता है लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं?
तो देखिए बेटा, हमने अभी बताया कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के नीचे, आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, उसमें पीरियोडिक टेबल हमारा इस तरह का है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है और इसके नीचे इस तरीके से 2 लाइन खींची गई हैं। ठीक है, ये जो 2 लाइंस है ना, इसी ऊपर वाले को हम लोग लेंथेनाइड बोलते हैं और नीचे वाले को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, दैट इज लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज। क्लियर है? अब ये लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, देखिए, द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 58 to 71 इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। जो एलिमेंट होते हैं एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स सीरीज बोलते हैं या केवल लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, उसके 58 किसका होता है, शेरियम का, और LU ल्यूटेटियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 71। आई बात समझ में? तो जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 के अंदर आते हैं उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी के, लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं या लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है? समझ आ गई बात कि जिसका एटॉमिक नंबर 58 to 71 होगा दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। जो लेंथेनॉइड्स सीरीज होते हैं उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, लगभग 14 एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन देख लेती हूँ कितने एलिमेंट्स आते हैं इसमें। 14 एलिमेंट्स आते हैं बेटा। लेंथेनॉइड्स जो सीरीज होती है इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं लगभग, और इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं तो वो हमको डिस्कस करना है। लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखी गई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथेनॉइड्स। ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी, यहाँ पे गड़बड़ी है, silvery white and soft metals show the hardness of these metals increase with increase in atomic number। जो लेंथेनॉइड्स होते हैं या जो लेंथेनॉइड्स सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो सिल्वरी, मतलब कहा जाए ना सिल्वर की तरह के, वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं कैसे मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और जनरली ये वाइट होते हैं, सिल्वर की तरह वाइट्स होते हैं। ठीक है, द हार्डनेस ऑफ दिस मेटल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जो हार्डनेस होता है मेटल का, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है हार्डनेस भी बढ़ता जाता है। मतलब 58 जो भी एटम्स है, सीरियम इसको कहा जा रहा है, ये कम हार्ड होगा, लेकिन जो LU है, ल्यूटेटियम जो है, ये ज़्यादा हार्ड होगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है हार्डनेस ऑफ द एलिमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस, हार्डनेस ऑफ द मेटल इज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो वेरी हाई होते हैं। जाहिर सी बात है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ इनका जो हार्डनेस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी हार्डनेस बढ़ने की वजह से इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेज। आप ये भी कह सकते हो कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं या लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है दैट इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करता है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे अगला जो हमारा है, दिस मेटल्स आर ट्रांसड व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। मतलब ये बेटा देखिए, अभी हमने पहला इसका प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, ऑल द लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट। जितने भी लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं जनरली सिल्वर की तरह वाइट होते हैं, चांदी की तरह वाइट होते हैं। लेकिन अगर उसको एयर में छोड़ दिया जाए, एयर खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो फिर वो बहुरंगी हो जाते हैं, कलरफुल हो जाते हैं। अभी तो हमने यही कहा कि ये चांदी की तरह सफ़ेद होते हैं, लेकिन अगर हम लोग खुली हवा में उसको छोड़ दें तो वो कलरफुल हो जाते हैं। ठीक है, बहुरंगी हो जाते हैं।
आई बात समझ में? तो वही यहाँ पे लिखा गया, दीज मेटल्स आर ट्रांस्ड व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। जब उनको खुली हवा में हम लोग छोड़ देते हैं तो उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, वाइट से कोई और कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो इनर ट्रांजिशंस एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 4f1 to 14, 5d0 to 1 एंड 6s2 ये होती है। इनके जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो आउटर मोस्ट 3 सेल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है। ठीक है, 4f1 to 14, 5d0 to 1, 6s2। क्लियर है? देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए CE58 है, तो इसके जो लास्ट 3 सेल्स हैं 4f1, 5d1, 6s2। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एटॉमिक नंबर 59 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, देखिए ये लास्ट जो 3 सेल्स हैं इसके उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f3, 5d0 एंड 6s2। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 60 है Nd, जो जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 60 होता है, उसका क्या है 4f4, 5d0, 6s2। ठीक है, 61 का उसी तरह से 4f5, 5d0 एंड 6s2। यहाँ पे ना बेटा 1 हो सकता था, यहाँ पे 1 हो सकता था, लेकिन ये चूंकि हाफ फिल्ड हो जाता तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती, तो ये क्या करता है इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। हाफ फिल्ड होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और अपने आप को स्टेबल कर लेता है। इसीलिए देखिए ये S2 सारे लिखे गए हैं, यहाँ पे D1 है, यहाँ पे S2 है। तो ये अगर S1 रहता तो क्या होता कि यहाँ पे अगर D2 होता तो ये D2 से एक इलेक्ट्रॉन ये हाफ फिल्ड हो जाता, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती। वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। इसीलिए देखिए S2 है, S2 सबका, लेकिन जो D ऑर्बिटल्स है 5d या जो भी है, ये d ऑर्बिटल्स जो है उसमें 0 और 1 ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, क्योंकि s जो है वो हाफ फिल्ड हो जा रहा है। हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी जो पावरफुल हो जा रहा है, पावरफुल होने की वजह से वो d का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर क्या कर ले रहा है, खींच ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप D2 लिख सकते थे, लेकिन ये हाफ फिल्ड हो गया, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, ये भी हाफ फिल्ड हो गया, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो ये क्या इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये खींच लेता है। मतलब सारे में यही खींचता है, सारे में यही कहानी है कि जो S है वो हाफ फिल्ड, देखिए S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फिल्ड का मतलब 1 हो गया। जब ये 1 रहता है और देखता है कि इसकी एनर्जी लो है तो वो क्या करता है, उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के अपने आप को स्टेबल बना लेता है। इसलिए S2 सारी जगह दिया गया है। ठीक है, D का पावर 0 या 1 ही रह पा रहा है। D में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो या तो 0 रह रही है या तो 1 रह रही है। इलेक्ट्रॉन अगर उसमें जा भी रहे हैं तो S ऑर्बिटल जो है वो क्या कर रहा है, उसको अपनी ओर खींच ले रहा है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए वो अपनी ओर क्या कर ले रहा है, खींच ले रहा है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। एटॉमिक और आयोनिक साइज कैसा होता है, तो देखिए द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज डिक्रीजेज व्हेन एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेज। जैसे जैसे जो एटॉमिक नंबर्स हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के वो इंक्रीज होते हैं तो उनका जो साइज होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उनका साइज भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उनका साइज छोटा होता जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसी को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। होना ये चाहिए था कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ उसका साइज भी बढ़ जाता है। जनरली यही होता है बेटा। मान लो कोई एलिमेंट है जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 3 सेल हैं, इस तरीके से 3 सेल हैं। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो जाहिर सी बात है सेलों की संख्या बढ़ेगी इस तरीके से। अब सेलों की संख्या बढ़ेगी तो साइज ऑफ एटम भी बढ़ेगा, सेलों की संख्या घटेगी तो साइज ऑफ एटम भी घटेगा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। When atomic number is increases, number of cell is also increases. Number of cell increase होते हैं और number of cell जैसे जैसे increase होंगे atomic size जो होगा वो भी increase होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा है। atomic number increase करने के साथ साथ जो atomic size है वो decrease होता जाता है, क्योंकि इस पे
जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सिकुड़ करके ना न्यूक्लियस की ओर आने लगते हैं और उनका साइज जो होता है सिकुड़ सिकुड़ करके छोटा होने लगता है। दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? द एटॉमिक एंड आयोनिक साइज डिक्रीजेज व्हेन एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेज। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? क्लियर हो गया है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं एंड दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लैंथेनाइड श्रेणी के सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? लैंथेनॉइड्स इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन सॉलिड स्टेट शो ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +2। ये 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन मोर स्टेबल जो होता है वो +3 होता है। मतलब ज़्यादातर लैंथेनॉइड श्रेणी के सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। क्लियर है? नेक्स्ट कलर। द आयन कंटेनिंग X and 14 - X इलेक्ट्रॉन्स शो द सेम कलर। मैंने पहले भी कहा डी ऑर्बिटल्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता था, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो, अगर एफ ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट है देन इट इज़ कलरफुल, और जिसमें एक्स और 14 - X इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सेम कलर के हो जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट रिएक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखिए बेटा, रिएक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये चीज नहीं रहेगा। रिएक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इनका जो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। यानी सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा? ये दिस इज Lu। और मोर रिएक्टिव एलिमेंट 58 एटॉमिक नंबर जिसका है सेरियम। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए इनमें कुछ ना कुछ इनके अंदर जो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको दिख रहा हो तो देख लीजिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नहीं दिख रहा हो तो लिख लीजिएगा बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू √n+2 bm। यूनिट है। n क्या है? n जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और n+2 है बेटा, ये n+2 है, n+2। तो आप जो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? और एफ ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होने की वजह से वो मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। उसी तरह से डी ऑर्बिटल्स एलिमेंट्स जो थे, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होने की वजह से उनमें मैग्नेटिज्म शो हो रहा था। यहाँ पे एफ ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है इसलिए ये भी जो होते हैं मैग्नेटिज्म शो करते हैं। मैग्नेटिज्म को हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ये था लैंथेनाइड सीरीज या लैंथेनॉइड्स। ठीक है? अब इसके बाद हमको पढ़ना है एक्टिनॉइड्स। इसके बाद ये चैप्टर जो है बिल्कुल ख़त्म। आई बात समझ में? आपको 2 लेक्चर में सारा जो है चैप्टर ही ख़त्म करवा दिया गया है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। ये हमारा रफ डायग्राम है, इसको आप इरेज कर दीजिए बेटा। आप इतना भी लिखते हैं तो यहाँ आपका सारा नोट्स कंप्लीट हो गया, आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा मैंने नोट्स लिखा हुआ है बेटा, आपको अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो बातें मैंने बोल दी हैं मैं उसको नहीं लिख पा रही हूँ वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट किया बेटा तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बाद में इसको नोट कर लेना, अपना नोट्स बना लेना। ठीक है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया सबका? आगे बढ़ा जाए। नाउ द टॉपिक इज एक्टिनाइड्स। अभी हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया कि लैंथेनाइड सीरीज़ क्या होती है, लैंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है? अभी हमको पढ़ना है बेटा
कि जो एक्टिनाइड सीरीज है वो क्या है और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये चैप्टर अब यही ख़त्म हो जा रहा है, इसका लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक में एक और इसके बाद आएगा यूज़ ऑफ एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट एंड लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट। उसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लें कि एक्टिनाइड सीरीज क्या होती है और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो बेटा, हमने अभी आपको बताया कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको दो पीरियड्स में प्लेस दिया गया है। एक जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं, सॉरी, लेंथेनाइड सीरीज, और एक को हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, तो जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, अभी आपने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी। एक्टिनाइड सीरीज जो होते हैं इसके एलिमेंट कौन कौन है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। देखिए, द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 90 to 103, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 90 to 103 होता है इज कॉल्ड एक्टिनाइड्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हमने दो सीरीज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट सीरीज जिसको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं और सेकेंड सीरीज जो एक्टिनाइड सीरीज होता है। तो लेंथेनाइड सीरीज जो होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर 58 to 71 होता है, और जो एक्टिनाइड सीरीज होते हैं इनके जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं 90 to 103 होते हैं। ठीक है, तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 90 to 103 होता है उसे ही हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड्स, और उसको हम लोग सेकेंड सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। जिस तरह से हमने लेंथेनॉइड्स जो थे उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी, अब हमको एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो देखिए बेटा, पहला रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एक्टिनाइड्स इज 5f1214 6d021 7s²। जो फर्स्ट सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट था उसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा। यहाँ पे 4f1214 था, 5d021 था और 6s2 था। लेकिन यहाँ पे ये सेकेंड सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 5f1214 6d021 7s²। आई बात समझ में। उसके बाद कलर। जिस तरह से जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट होते थे उनके जो आयंस होते थे वो कलरफुल होते थे, सेम उसी तरीके से जो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनके भी जो आयंस होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तो वो क्या होते हैं, मोस्ट आयंस हैविंग, ये जो आयंस होते हैं यहाँ पे बेटा दोनों सेम सेम हो गया है, 5 1 रहेगा, दो बार नहीं रहेगा, बस एक ही बार रहेगा। मोस्ट आयंस हैविंग, जो आयंस होते हैं उनका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, यदि वो 5f0 या 5f1 है, कन्फिग्रेशन है, आर कलरलेस, तो ये जो होंगे कलरलेस होंगे। बट 5f2, 5f3, 5f4, 5f5 और 5f6 ये जो होंगे कलरफुल होंगे। ये जो होंगे कैसे होंगे, कलरफुल होंगे। आप कोई भी लेंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज के कोई भी एलिमेंट है उसका आयन के फॉर्म में अगर वो है तो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है वो देखो कि क्या है। अगर 5f0 है, f1 है, देन इट इज़ कलरलेस, उनका कोई कलर नहीं होगा। लेकिन अगर 5f2 है, 5f3 है, 5f4 है, 5f5 है, 5f6 है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। अरे बात समझ में। यानी ये भी जो होते हैं कलरफुल आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, अकरेंस ऑफ एक्टिनॉइड्स। जो एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट AC, TH, PA एंड U फॉर यूरेनियम, आर अकर इन यूरेनियम मिनरल्स। ये सारे जो हैं यूरेनियम मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड अदर आर मेड आर्टिफिशियली।
जो अदर एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि जितने भी एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं आर रेडियो एक्टिव। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। ये सारे जो होते हैं ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच प्रोड्यूस अल्फा बीटा एंड गामा रेज। अरे बात समझ में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप उसमें से कुछ रेज निकलती रहती हैं, अपने आप उसमें से कुछ लाइट्स निकलते रहते हैं, जिसको हम लोग अपने फ़ायदे के लिए नेम दे दिए हैं अल्फा बीटा गामा रेज आर प्रोड्यूस। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेज का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। आपने देखा कि जो लैंथेनाइड थे उनका भी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +3 ही था, जो कि मोर स्टेबल हुआ करता था। उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, +3 और +4 हुआ करता था। लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो भी आयंस होते थे, जो भी एलिमेंट्स होते थे, वो मोर स्टेबल होते थे। तो यहाँ भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है एक्टिनाइड सीरीज ऑफ एक्टिनाइड के वो होते हैं +3। उसके बाद आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस जो था, जिस तरह से लैंथेनाइड में क्या हो रहा था कि आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस जो था वो डिक्रीज हो रहा था विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कह रहे थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है और जो आयोनिक रेडियस होता है ऑफ लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जो एटॉमिक रेडियस है, जो आयोनिक रेडियस है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम लोग एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता था, अब यहाँ पे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी है। ठीक है। उसके बाद एक्टिनाइड्स आर सिल्वरी वाइट कलर। आपने देखा कि लैंथेनाइड जो थे वो भी सिल्वरी वाइट कलर हुआ करते थे, और यहाँ पे जो एक्टिनाइड्स हैं वो भी सिल्वरी वाइट कलर्स हैं। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इज वेरी हाई। लैंथेनाइड सीरीज के जो भी एलिमेंट्स थे उनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता था हाई होता था, इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी हाई होता है। ठीक है। एक्टिनाइड्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हेंस दे आर रिएक्टिव मेटल्स। एक्टिनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। All actinides are get attacked by HCl. Alkalis have no effect on these elements या these metals. जितने भी एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, इफेक्टेड बाई HCl। HCl से उन पर इफेक्ट पड़ता है, उनका कोई प्रभाव पड़ता है, बट अल्कलीज का उन पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट हैं और उनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है। अब हमको इस चैप्टर में एक ही चीज पढ़ना है, दैट इज यूज ऑफ एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट एंड लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना बेटा, ये तो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसका कोई फॉर्मूला हो, उस फॉर्मूले को आप याद कर लो तो आपका सारा बन जाएगा। ये सारे उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े और इस चैप्टर को आज खत्म कर दिया जाए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ा जाए। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब जो है बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, एंड लास्ट टॉपिक इज यूज ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एंड डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें समझाने की कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यूज ऑफ लैंथेनाइड, साल्ट ऑफ लैंथेनाइड्स आर यूज्ड एज अ लेजर। लेजर के रूप में इसका यूज होता है उसके साल्ट का। और एक्टिनाइड्स में क्या होता है, यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। यूरेनियम जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए। दूसरा, मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑक्साइड के साथ मिक्स करके उनका यूज जो होता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में किया जाता है। ठीक है।
एंड इसका यूरेनियम इज़ यूज्ड इन ग्लास क्लॉथ इंडस्ट्री, जो यूरेनियम होता है ग्लास की फैक्ट्री में, क्लॉथ की फैक्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। इधर La2O3 इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल ग्लास सच एज क्रुक्स ग्लास। क्रुक्स ग्लास जो होता है एक रंगीन ग्लास होता है, उसको बनाने में इसका यूज़ होता है। बट यहाँ पे यूरेनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में भी यूरेनियम का यूज़ होता है। फोर्थ इज शेरियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग ग्लासेस। शेरियम जो होता है चश्मा के जो ग्लासेस होते हैं, स्पेक्टलेस के जो ग्लासेस होते हैं, यानी कहा जाए कि स्पेक्टलेस बनाने में यूज़ होता है। और इधर प्लूटोनियम इज़ यूज्ड एज अ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये इसके यूज़ हो गए। अब यहाँ पे जो है ना बेटा डिफरेंस है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। पहला, these elements show +3 +4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं +3 +2 +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट इसमें +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट। यहाँ पे दूसरा जो है ओनली प्रोमियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उसमें केवल एक एलिमेंट प्रोमियम जो होता है दैट इज रेडियो एक्टिव। बट एक्टिनाइट्स में क्या होता है, ऑल एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जितने भी एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं ऑल आर रेडियो एक्टिव। थर्ड, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक। जो लैंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो लेस बेसिक होते हैं। बट एक्टिनाइट्स जो होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मोर बेसिक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइट्स। जो लैंथेनाइट्स होते हैं उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझना काफ़ी ईजी होता है। बट जो एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको समझना काफ़ी हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो ये कुछ जो है मतलब दोनों के बीच डिफरेंस है और यहाँ पे उनके यूज़ हैं। तो इस तरीके से आज ये जो चैप्टर है बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट में बेटा मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके आप मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के अंदर जो भी कमी हो उसे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब ये जो होता है हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। आप अच्छे कमेंट्स करेंगे, वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, वो हमारे लिए एनर्जी का काम होगा। और उसी एनर्जी के हेल्प से हम लोग कोशिश करेंगे कि कितना अच्छा से अच्छा वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।